हेलो स्टूडेंट्स, साइंस विथ एस के सर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। देखो, राउल्ट का नियम अपन दो प्रकार के विलयनों के लिए पढ़ेंगे, जिनमें पहला विलयन है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और दूसरा है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। देखो, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए मतलब ये ऐसा विलयन है जिसमें विलायक के अंदर वाष्पशील विलय बनाने के बाद जो विलयन बना है उसके लिए क्या है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। और दूसरा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन मतलब इस प्रकार के विलयन में जो विलय मिला हुआ है वो कैसा है, अवाष्पशील। तो अपन आज सबसे पहले पढ़ते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। देखो, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए इस प्रकार के विलयन में जो विलयन का वाष्प दाब है, इस प्रकार के विलयन में जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलय और विलायक दोनों से निर्मित होता है। क्योंकि इस प्रकार के विलयन में विलायक भी क्या है, एक वाष्पशील अवयव है और विलय भी क्या है, एक वाष्पशील अवयव है। अगर कोई भी वाष्पशील अवयव है तो कल अपन ने वाष्प दाब की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अपन किसी बर्तन में पानी को डालकर अगर उस बर्तन को चारों ओर से पॉलीथीन से ढक देते हैं और उसके बाद जब उस बर्तन को गर्म करते हैं तो पानी से भाप बनती है, मतलब वाष्प बनती है, और वाष्प उस पॉलीथीन की परत से टकराकर जब वापस आकर उस विलायक की सतह के ऊपर जो दाब डालती है उसी को तो वाष्प दाब बोलते हैं ना, उसी को वाष्प दाब बोलते हैं ना। इसका मतलब वाष्प दाब के लिए वाष्प का होना जरूरी है क्या? तो इस प्रकार के विलयन में जो उस विलयन का जो टोटल वाष्प दाब है वो उस विलयन में उपस्थित विलय और विलायक दोनों घटकों से निर्मित होता है। आगे देखो, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल के नियमानुसार, राउल ने इसके लिए क्या नियम बताया, देखना के नियमानुसार निश्चित ताप पर, ध्यान से देखना, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। उसकी मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। राउल ने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए नियम क्या बताया कि किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब बोल सकते हो, क्या, आंशिक वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखो, माना किसी विलयन में दो अवयव या घटक ए व
बी उपस्थित हैं, ए व बी उपस्थित है, मतलब कोई ऐसा विलयन है जिसके अंदर दो घटक उपस्थित हैं, ए और बी, और दोनों क्या हैं, वाष्पशील हैं। तो इन दोनों का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? देखो ए का क्या हो जाएगा, पी नोट ए, और बी का क्या हो जाएगा, पी नोट बी। कि माना दो अवयव ए और बी जो उस विलयन में उपस्थित हैं, उनके आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी नोट ए और पी नोट बी, तथा उनकी मोल भिन्न, ए और बी की मोल भिन्न, मोल भिन्न को अक्ष से डिनोट करते हैं ना, तो ए की क्या हो जाएगी, अक्ष ए, और बी की क्या हो जाएगी, अक्ष बी। अब देखो राउल के नियमानुसार, राउल के नियम के अनुसार, राउल के नियम के अनुसार राउल ने क्या बताया इस प्रकार के विलयन के लिए, कि प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो देखो ए का आंशिक वाष्प दाब पी नोट ए, सॉरी यहाँ नोट मत लगाना, केवल पी ए और पी बी लिखो, पी ए, पी नोट ए नहीं, आंशिक वाष्प दाब को अपन पी ए और पी बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। पी ए समानुपाती अक्ष ए के लिए हो गया, पी ए समानुपाती अक्ष ए, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए बराबर पी नोट ए अक्ष ए। ऐसे ही अपन दूसरा घटक या दूसरा अवयव बी के लिए देखेंगे, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, इसको एक नंबर समीकरण दे दो। दूसरा क्या हो जाएगा, पी बी समानुपाती अक्ष बी, मतलब बी का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती, तो पी बी क्या हो जाएगा, पी बी बराबर पी नोट बी अक्ष बी, इसको क्या दे दोगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे देखो राउल ने क्या बताया था वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, कि इस प्रकार के विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब जो अपने पी ए और पी बी माना है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, पी ए समानुपाती अक्ष ए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए, तो पी ए बराबर पी नोट ए अक्ष ए हो गया। उसके बाद पी बी समानुपाती क्या होता है, अक्ष बी, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट बी अक्ष बी। आगे देखो विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब को अपन P से डिनोट कर सकते हैं। तो कुल वाष्प दाब कितना होगा, इन दोनों घटकों के आंशिक दाब का योग ही तो होगा। अरे उस विलयन में दो ही घटक उपस्थित हैं, तो उस पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है वो किसके जोड़ के बराबर होगा, उन दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, P बराबर पी ए प्लस पी बी, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 व 2 से पी ए व पी बी का मान, पी ए व पी बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर पी ए की जगह अपन क्या लिख देंगे, पी नोट ए अक्ष ए, तो P बराबर पी नोट ए अक्ष ए प्लस पी बी की जगह क्या लिख देंगे, पी नोट बी अक्ष बी, तो पी नोट बी अक्ष बी।
समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो, चूंकि अपने को एक बात यहाँ देखो कि अपन जब मोल भिन्न अपन पढ़ते हैं तो अपन वहाँ एक बात पढ़ते हैं कि किसी भी विलयन में जितने भी घटक उपस्थित हैं उन घटकों की मोल भिन्न का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये अपन जब मोल भिन्न पढ़ते हैं तब ये इस थिंग को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ केवल 2 घटक है ना, और दोनों घटकों की मोल भिन्न क्या है? अक्ष A और अक्ष B। तो चूंकि अक्ष A प्लस अक्ष B बराबर क्या होगा? 1 होगा ना, तो अक्ष A बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस अक्ष B। क्यों? अक्ष A इधर रह गया, अक्ष B को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होता है ना, या इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखो, इसको समीकरण नंबर क्या दे दोगे? 4। तो अक्ष A का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में जब अक्ष A का मान रखेंगे तो क्या होगा? देखना, P बराबर P नोट A, यहाँ ये अक्ष A है ना, तो इस अक्ष A की जगह ये मान रख देंगे। अक्ष A का मान क्या है? 1 माइनस अक्ष B। तो कोष्टक लगाइए, लिख दो 1 माइनस अक्ष B प्लस P नोट B अक्ष B। अब देखो, इसके कोष्टक के बाहर गुणा में P नोट A है ना, तो इस कोष्टक को खोल सकते हैं ना अपन। खोलने का क्या तरीका सबको आता है कि P नोट A को एक बार 1 से गुणा कर दो, माइनस P नोट A को एक बार अक्ष B से गुणा कर दो। तो P बराबर P नोट A माइनस अक्ष B से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? P नोट A अक्ष B प्लस P नोट B अक्ष B। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो, अब देखो, यहां देखने बाद अपने को साफ साफ पता चल रहा है ना कि P नोट A अक्ष B और P नोट B अक्ष B में ये अक्ष B कॉमन है क्या? कॉमन है ना, तो इसको अपन यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो देखो, P बराबर P नोट A माइनस क्या कॉमन लेंगे? अक्ष B। तो अक्ष B कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? अक्ष B P नोट A प्लस P नोट B क्या हो जाएगा? P नोट B। अपन क्या करते हैं यहाँ कि इस अक्ष B को कॉमन लेते हैं, तो इसको अपन प्लस में कॉमन ले लेते हैं। किसमें? प्लस में। तो ये P नोट A किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना, और ये किस में आ जाएगा? प्लस में। प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि P नोट B को इधर लिखूं तो माइनस P नोट A हो जाएगा ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर P नोट A प्लस अक्ष B। और अगर P नोट B को इधर लिखूं तो अपने को पता है ना कि P नोट B क्या है? प्लस का। तो P नोट B और माइनस का क्या है? P नोट A। तो इसको अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? P नोट A। ये अपने वाष्पशील विलय युक्त विलयन का टोटल वाष्प दाब की समीकरण आ गई। अपन ने यहां क्या किया था, एक बार दोबारा देख लो कि अपने पास ये समीकरण आ गई थी कि P बराबर P नोट A अक्ष A प्लस P नोट B अक्ष B, और ये क्या थी? समीकरण 4। अपन जानते हैं कि कोई भी विलयन है, उस विलयन के अंदर जितने भी घटक उपस्थित हैं उन घटकों की मोल भिन्न का योग हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ विलयन में 2 घटक उपस्थित है ना, A और B। तो अक्ष A प्लस अक्ष B बराबर क्या हो गया? 1। तो यहाँ से अपन अक्ष A का मान ले लेते हैं, तो अक्ष A बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस अक्ष B। अब इस अक्ष A का मान अगर मैं समीकरण 4 में अक्ष A की जगह रख दूं तो क्या आएगा?
P बराबर P नोट A, यहाँ जो अक्ष A था उस अक्ष A की जगह ये मान आ जाएगा क्या, ये मान लिख दिया 1 माइनस अक्ष B प्लस P नोट B अक्ष B ऐसा का ऐसा। उसके बाद देखो कि इस कोष्टक को अपने को खोलना है, तो खोलने का तरीका सबको पता है कि इसके कोष्टक के बाहर जो गुणा में है उसको दोनों से गुणा कर दो, तो 1 से गुणा किया तो P नोट A माइनस अक्ष B से गुणा किया तो P नोट A अक्ष B प्लस P नोट B अक्ष B। अब देखो, अब अपने को पता है कि इन दोनों में अक्ष B कॉमन है। क्या है, अक्ष B कॉमन है, तो इसको अपन कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये ध्यान रखना कि अक्ष B को माइनस में कॉमन नहीं लेना है, किस में कॉमन लेना है, प्लस में। किसमें, प्लस में। तो अपन यहाँ इसको कॉमन लेंगे, अक्ष B को प्लस में कॉमन लेंगे, तो अक्ष B का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन लिया है, दोनों में से कॉमन लिया मतलब दोनों में अक्ष B का भाग ही तो देते हैं। इसमें अक्ष B का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, अक्ष B से अक्ष B कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस P नोट A प्लस इसमें जब अक्ष B का भाग देंगे तो अक्ष B से अक्ष B कट जाएगा प्लस P नोट B। अब देखो इसको, ये थोड़ा पहले माइनस वाला है उसके बाद प्लस वाला, थोड़ा लिखने में ठीक नहीं लगता, तो इसको अपन रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने का वही तरीका कि P नोट B प्लस का इसको पहले लिख दो और जो माइनस वाला है P नोट A इसको बाद में लिख दो। बाद में लिखने के बाद अपने पास ये समीकरण आ गई, और यही समीकरण रिप्रेजेंट करती है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए टोटल वाष्प दाब। यहां एक चीज और निकल के आती है। क्या निकल के आती है, देखो एक बार, कि किस विलयन का जो इस समीकरण में अपन देखते हैं, एक तो P नोट A है, एक P नोट B है, और ये कब आए थे, जब अपन ने समानुपाती चिन्ह हटाया था चिन्ह, तो उसके बाद ये आए थे। तो इनका मान क्या होता है, हमेशा फिक्स, मतलब ये एक तरीके से समानुपाती स्थिरांक हो गए क्या, जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि घटक A का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, घटक B का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब जो क्या होता है, फिक्स होता है। तो P नोट A और P नोट B के मान फिक्स हैं क्या, केवल अक्ष B का मान फिक्स नहीं है क्या, नहीं है। तो अपन कह सकते हैं ना कि टोटल वाष्प दाब, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का टोटल वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित अवयवों की मोल भिन्न का रेखीय फलन होता है। कैसा होता है, रेखीय फलन होता है। तो ये था अपना वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। धन्यवाद।